हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोग से कुछ पॉइंट्स पे बात भी करना चाहता हूँ और मेरे साथ सौरभ पांडे सर है, आप देख रहे होंगे। तो वेलकम टू सौरभ पांडे सर। थैंक यू सर। सर आज हमारे साथ भिलाई आए हुए, तो सर से कुछ बात चल रही थी, तो मेरे को लगा कि चलो आप लोगों से कुछ बात करते हैं। तो हम कुछ डिफरेंट जो हमारा जो अभी डिफरेंट जो इशू है जॉब से लेके और बहुत सारे जो पॉइंट्स उस पर हम बात करने वाले, तो आपको अच्छा लगेगा कुछ पॉइंट्स को लेके। और सौरभ पांडे सर को तो आप जानते होंगे, जितने लोग भी ESC की प्रिपरेशन करते हैं, जितने लोग भी जॉब से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन मोड में रहते हैं, वो सब लोग सौरभ पांडे सर को जानते हैं। सौरभ पांडे सर एक पॉपुलर नेम है, तो मेरे को ऐसे इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है कि मैं सौरभ पांडे सर के बारे में बताऊं। आप अगर यूट्यूब में हो, अगर सोशल मीडिया में है, तो सर को फॉलो करते होंगे। तो मैक्सिमम लोग सर आपको फॉलो करते ही है और आप इतना अच्छा सोशल कॉज कर रहे हैं सर। अभी दिल्ली गवर्नमेंट भी सर को इनवाइट की है, तो स्कूल में भी सर अपनी सर्विस दे रहे, फ्री एजुकेशन के नाम पे सर जो एक मुहिम चालू की है, जो वेरी गुड। तो मैं बहुत इंप्रेस था, इसलिए सर से मैं बात भी किया। तो आज हम लोग इस टाइप से मिले, तो मेरे को लगा कि कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो सौरभ सर, मेरे को लगता है कि अभी जो हम लोग का जॉब को लेके जो इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है जॉब में, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम आ रही है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे ESC में नंबर ऑफ सीट्स की बात हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग हो। और डे बाय डे लोग अपना एजुकेशन तो लेते जा रहे हैं, लेकिन वो जॉब में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो अभी लोगों का, अभी मेरे को लगता है कि लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल उस वे में नहीं आ रहा है। और इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस जो टाइम चल रहा है, इसमें जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है, जो एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट है। तो मेरे को लगता है कि अभी यूथ के लिए जॉब वाली जो पॉसिबिलिटी है, जॉब के लिए जो एक गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि गवर्नमेंट को और क्या सोचना चाहिए जो यूथ के बारे में, कि वो एक अच्छी प्रोफाइल के साथ अपनी लाइफ को कैरी करे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और मैं पर्सनली थैंक करना चाहता हूँ सर आपको कि आपने इतनी तारीफ़ कर दी, पर उतना ही अप्रिशिएशन मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा बच्चे आपसे भी कनेक्टेड हैं। जो भी टीचर, देखिए, जो एज अ टीचर है, कोई भी बच्चा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी होगा, चाहे वो मुझसे कनेक्टेड हो या आपसे कनेक्टेड हो, वो ये तो बच्चे हमेशा कहते हैं कि सर आप लोग जो भी काम करते हो दिल से करते हैं और हम आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। मतलब जो बातें आपकी हैं वो हम समझ पाते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई गोलमोल बातें तो होती नहीं, सीधी सीधी बातें हम लोग करते हैं जो बच्चों के वेलफेयर में जाए। और जो भी कर पाएंगे लास्ट टाइम तक बस यही मोटिव होगा कि ऐसा ही कुछ करते रहें। आपने एक इनिशिएटिव लिया था सर, दिल्ली में जो गेट का फ़ी हाइक का मसला था, काफ़ी लोग तो हिम्मत ही नहीं कर पाते। जिस तरह का सिस्टम है, बहुत लोग हिम्मत नहीं कर पाते सर, मैं मतलब ओपनली कहना चाहता हूँ। पर प्रॉब्लम सर ये है कि जैसे JNU में अभी देखिए रोल बैक हो गया, जो फीस बढ़ी थी। आपका इतना अच्छा इनिशिएटिव था, अगर सब लोग अपने प्रोज एंड कॉन्स या बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हुए उसी समय सपोर्ट कर देते, शायद ये डिसीजन JNU से पहले जो IIT वाला रोल बैक था वो फाइनल हो जाता। तो हम लोगों ने कोशिश की, हम लोग मिले भी, काफ़ी लोग साथ में भी आए, पर उतने से बात नहीं बनेगी सर। जितना बड़ा वो इशू है उतने से होगा नहीं। पर मैंने देखा कई लोग उसमें कुछ एलिगेशन लगाना एक दूसरे पे, या लोगों को लगा कि कोई बेनिफिट के लिए काम हो रहा होगा या और कोई इसमें फ़ायदा कुछ हो रहा होगा। ये सब चीज़ें, देखिए क्या चीज़ें हैं, कोई भविष्यवक्ता है या भविष्यवाणी कर रहा है, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि जो गेट में फ़ी हाइक हुआ, वो रोल बैक होने में तो कोई किसी का फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है, वो तो सीधा स्टूडेंट के बेनिफिट में जा रहा है। तो वो तो हमारा इमीडिएट जो हमें रिजल्ट चाहिए था, उसमें तो कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी। हमारा पर्सनल उसमें क्या है क्या नहीं है वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या वो 24 लाख फीस भर पाएगा? क्या ये जस्टिफाइड है? फिर कुछ लोगों ने उसको भी प्रूफ कर दिया कि जो ये बढ़ेगा ये सिस्टमेटिक बढ़ेगा, सीक्वेंस में बढ़ेगा। तो क्या इसका मतलब 4 साल बाद जो बच्चा सिस्टम में होगा, क्या उसने गुनाह कर रखा है? क्या वो बच्चा पैदा होते ही जॉब कर रखा है? क्या बच्चा पैदा होते ही पहले 1 करोड़ रुपए की FD करा ले तब पैदा हो दुनिया में? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो बच्चा अच्छा कैपेबल है, पढ़ता है, नॉलेज भी उसको है, पूरी दिन रात मेहनत कर रहा है, मतलब एक पर्सन को हम बाइक पे बैठा के दौड़ाएं और एक को टायर बांध के दौड़ाएं, तो ऑब्वियस सी बात है कि चांस ऑफ सक्सेस बाइक वाले के ज़्यादा होंगे। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल आधार पर अगर आप पहले ही डिवाइड कर देंगे, तो जो सोशल गैप है, जिसके लिए इतने फ्रीडम फाइटर ने लड़ाइयाँ लड़ी, इतने बड़े बड़े थिंकर हुए, इतनी मोटी मोटी किताबें हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, तो ये तो पहले ही सोशल डिवाइड कर दिया आपने फाइनेंशियल आधार पे। तो रियल नीडी को तो आप सर्व नहीं कर पाए, रियल नीडी को वो चीज़ें नहीं पहुँच पाई। और फाइनेंस आधार अगर हो गया तो बच्चा सोच ही नहीं पाएगा। और क्या आपने कभी इस पर सोचा है कि बच्चा, अगर आपने लॉजिक दिया कि लोग एमटेक छोड़ देते हैं, क्या आप लोगों ने कभी इस पर एनालिसिस किया बच्चे एमटेक क्यों छोड़ देते हैं?
क्या वो एमटेक छोड़ने के लिए ज्वाइन करते हैं? इसका कोई तो रीजन रहा होगा कि एमटेक ड्रॉप क्यों करते हैं बीच में। और मैं सर इस बारे में बात भी रखा था कि हाँ, आपने पूरा जी बहुत अच्छे से मैं रखा भी जी कि जी एमटेक क्यों ड्रॉप कर रहे हैं। और सर जो आप बोले ना कि जैसे जेएनयू का हम देखे कि फीस जो हाइक हुआ उसके बाद वो रोल बैक करना पड़ गया, तो मेरे को लगता है कि वो लोग अटैकिंग मोड के साथ गए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एप्लीकेशन अगर वो जेएनयू वाले, मेरे को लगता है कि एप्लीकेशन जमा करते जाते तो उससे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, कुछ नहीं वापस भी नहीं होता, उससे कुछ नहीं कभी कभी मेरे को लगता है कि स्टैंड लेना पड़ता है। और सर हम लोग के समय जब जंतर मंतर पे था, अपनी बात भी चल रही थी, तो अगर उस समय सर बहुत सारे लोग सपोर्ट में आ जाते हैं ना, और ये मीडिया, जैसे जेएनयू के केस में मीडिया कवरेज बहुत अच्छा था जी, मैं देखा कि मीडिया कवरेज था, मीडिया क्योंकि वो थोड़ा अटैकिंग मोड में था तो मीडिया कवरेज अच्छा था। तो और सर इंजीनियर लोगों में हमेशा ना थोड़ा सा यूनिटी वाला जो पार्ट है उसका थोड़ा सा मैं हमेशा फेस करता हूँ कि उस वे में नहीं रहता, नहीं तो अदरवाइज ना इंजीनियर इतने सारे लोग हैं, और जो फीस आई के जेएनयू का जो फीस आई के और जो एमटेक का फीस आई के, सर एमटेक का फीस आई बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब कंपेयर टू जेएनयू वाला। बहुत है सर। ठीक है कि उनका बहुत ही कम में था, फिर उनका बढ़ाया गया, वो भी वैलिड पॉइंट नहीं था गवर्नमेंट का कि जो उनका बढ़ाया जा रहा था, तो ठीक है चलो तो रिटर्न हो गया। तो मेरे को लगता है सर कि जो एमटेक का जो फीस आई के उसको भी वापस लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए सर एक मुहिम की जरूरत है और सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा। तो मैं सोच के भी रखा हूँ कि नेक्स्ट बार जो दिल्ली में करेंगे सर उसको बिग लेवल में करेंगे, इसलिए मैं आपसे मिला भी था कि सर इसको अपन गुड लेवल में करते हैं। सर बिल्कुल तभी हो पाएगा क्योंकि ये सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और एक बेसिक कंपैरिजन जो हम सोचते हैं जेएनयू और एमटेक वाला सर, उसमें ये भी देखिए कि जो बच्चा बीटेक किया, ऑब्वियस सी बात है कि कोई माँ बाप किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन में हो हमेशा चाहते हैं कि बच्चा अच्छा पढ़े। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं। इंजीनियरिंग खुद अपने आप में प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में आप देखिए, अब रहना खाना हॉस्टल सब मिलाकर कम से कम 4 साल का बीटेक 8 से 10 लाख रुपए में होता है। 8 से 10 लाख रुपए में होता है। और वो बच्चा जो बीटेक करके अब तैयारी कर रहा है, वो कोचिंग्स में या स्टडी मटेरियल में तैयारी करता है तो भी पैसा लगाता है। फिर एमटेक में आप जाएगा, वो भी कई बच्चे ऐसे हैं, हर कोई ऐसा नहीं कि फैमिली ने उसको पे करके भेजा हुआ है, बहुत बच्चे एजुकेशन लोन के ऊपर हैं। जेएनयू में ज़्यादातर क्राउड है वो बीए बीकॉम बीएससी करके जो नॉर्मल बच्चा है, जो उस कंपैरिजन में ग्रेजुएशन में पैसा खर्च नहीं किया जो इंजीनियरिंग वाले ने किया है। हाँ। एजुकेशन लोन मुझे लगता है वहां पर इतने लोगों पे नहीं होगा जितना इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के ऊपर इतना लोन होगा, और उन्हीं पे प्रेशर और डाला जा रहा है। बिल्कुल है। तो सर जेएनयू वाले में मतलब उतना बड़ा बर्डन एजुकेशन के टाइम पर रहा हो, मुझे लगता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट पे बर्डन ज़्यादा रहा है। बिल्कुल सर, पहले भी फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा रहा है, और एमटेक में फीस बढ़ाकर आप उस बर्डन को और बढ़ा रहे हैं। मतलब सिचुएशन वैसे ही वर्स्ट है और ख़राब होती चली जा रही है। और उस कंट्री के बारे में सर हम क्या कहें, देखिए इंडिया इतना महान कंट्री, सब कुछ रहा, सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं। पहले हम कहते थे कि हमारे पास एजुकेटेड लोग नहीं हैं। अगर आप 80s 90s में देखें कि जॉब होती थी, लोग ही उस काबिल नहीं होते थे। फिर सिस्टम इम्प्रूव हुआ, आज एजुकेशन हमारे पास अच्छी हो गई। फिर लोग कहते थे कि सर हमारे यहाँ लोग एजुकेटेड तो हैं, कभी कभी आपने देखा होगा थिंकर्स कहते हैं कि हम एजुकेटेड तो हैं पर हमारे पास स्किल नहीं है, टॉपिक की नॉलेज नहीं है, कि हम प्रोफेशनल हैं पर वो प्रोफेशनल नॉलेज वाइज हम उतने एक्सपर्ट नहीं हैं। अब आप वो भी नहीं कह सकते क्योंकि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, कई सारे सेलेक्टेड लोग वो एग्ज़ाम निकाले वो पढ़ा रहे हैं। और जो बच्चे इंस्टीट्यूट्स वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप बात कर लीजिए, इवन जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हों चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हों, काफ़ी अच्छा नॉलेजेबल क्राउड ऐसा अवेलेबल है, या हम जिन बच्चों को जानते हैं नॉलेज वाइज बहुत अच्छे हैं। आप ये कह ही नहीं सकते कि स्किल में वो कम है, वो एजुकेटेड भी हैं और वो स्किल में भी अच्छे हैं, पर कभी वो 10 मार्क्स से रह जा रहे हैं, कभी वो 5 मार्क्स से रह जा रहे हैं, कभी वो बाउंड्री पे जाके रह जा रहे हैं। बहुत अच्छी नॉलेज होने के बाद भी बच्चों को जॉब नहीं मिल पा रही। मतलब आज एजुकेटेड भी हैं, नॉलेज वाइज भी अच्छे हैं, तो भी वो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो सर एक रीज़न तो ये भी है कि क्या हम उतनी अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं कर पा रहे? सर बिल्कुल नहीं कर पा रहे। अपॉर्चुनिटी के लिए सर मेरे को लगता है सर उतना वर्क हो नहीं रहा। जब तक सर हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा, इंडस्ट्री उस वे में नहीं आएगी, सर अपॉर्चुनिटी क्रिएट सर हम कर ही नहीं पा रहे। अगर सोचूं तो मेरे को लगता है लास्ट 10 ईयर्स, अगर मैं सर लगभग 10 ईयर्स की बात करूं तो मेरे को 10 ईयर्स ऐसा लग रहा है, 9 to 10 ईयर्स से, कि उस वे में अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, डे बाय डे डिक्रीज और होते जा रही है। सर अब इस माहौल में जब एजुकेशन वाला सिस्टम इतना डाउन होते जा रहा है, एक इंजीनियरिंग करने में लोग प्राउड फील करते थे। मेरे जमाने में तो मेरे को लगता है कि जब इंजीनियरिंग लोग करते थे तो प्राउड फील करते थे, पेरेंट्स लोग प्राउडली बोलते थे मेरा बेटा इंजीनियर है। अब तो सर इंजीनियरिंग वाली जो फीलिंग इतनी डाउन हो रही है, अब सर अभी सर गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है इस इंजीनियरिंग की फीलिंग को वापस लाना, इसको सर होल्ड कर पाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर सर इस सिचुएशन में भी आप बोलोगे कि एमटेक वाले स्कॉलर को स्टाइपेंड नहीं देंगे, आप 12,400 स्टाइपेंड भी हटाएंगे और फीस भी सर उसकी 2 लाख पर सेमेस्टर, और एजुकेशन लोन की ईएमआई भी भर रहा होगा, एजुकेशन
लोन की सर EMI भी भरना होगा, तो आप बताइए सर वो पढ़ेगा कैसे? और सर अगर बच्चा अगर सर पहले से डिमोटिवेट हो गया, तो सर जिस कंट्री में अगर एक ऐसा एक स्कॉलर जो अच्छा कर सकता है लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होने के कारण अगर वो पहले से डिमोटिवेट हो गया, तो सर फिर हम करें क्या रहे? फिर हम सोसाइटी में क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम सोसाइटी में ये मैसेज थोड़ी देना चाहते हैं कि हम एजुकेशन की प्रायोरिटी बहुत सबसे लीस्ट लेवल पे रखे हुए, बाकी सब प्रायोरिटी में हमारे लिए है। हम कई बार कुछ चीजें होती है, गवर्नमेंट हर जगह एक्शन लेती है, कुछ भी चीज होती है, बट एजुकेशन वाली चीजों में एक्शन क्यों नहीं लिया जाता सर? सर एजुकेशन का एक ये भी है कि हम जब इनिशिएटिव लेंगे, हम अपनी सराउंडिंग को खुद ही अट्रैक्ट करते हैं कि हमारी सराउंडिंग कैसी हो। जब हम इनिशिएट, जैसे घर में मान लीजिए आपको अपने पिता से कुछ चाहिए, तो आप पहले प्यार से बोलते हैं, नहीं मानते थोड़ा सा और हार्ड होते हैं, या अपनी बात को रिपीट करते हैं बार बार, अल्टीमेटली तभी वो बात मानी जाती है। बिल्कुल। तो सिस्टम समझ लीजिए आपकी फैमिली का गार्जियन है, आप, ये कंट्री एक फैमिली है, आप उसका एक मेंबर हैं, और कंट्री जो फैमिली का गार्जियन है वो गवर्नमेंट है। पर अगर गवर्नमेंट उस दिशा में नहीं सोच पा रही, उनकी अपनी बाउंडेशंस हैं, उनका जो थिंक टैंक है, उन्होंने एक लॉजिक रखा, तो जब तक हम इकट्ठा होकर अपनी बात को नहीं रखेंगे और अपने ही क्वेश्चन आंसर में लगे रहेंगे, जैसे आपने इनिशिएटिव लिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो कोई और मोटिव होगा, अरे आगे फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इमीडिएट नेसेसरी है कि वो रोल बैक होना चाहिए। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते रहें सर, कितने लोगों को टाइम है एप्लीकेशन पर पढ़ने का, और क्या जो पहले एप्लीकेशन गई हुई हैं क्या सब पे कार्रवाई हुई है? नहीं सर, एप्लीकेशन इंडिया में सर मेरे को लगता है कि एप्लीकेशन पे कुछ इंप्लीमेंट नहीं होगा, उस वे में कभी हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। पुरानी जितने भी हम हिस्ट्री उठा के देखें, जितने भी एक्शन पहले हुए हैं, जब लोगों ने अपनी बात उठाई और जोर से उठाई, तो सिस्टम ने भी सुना और सबने उनको माना, और जब वो हो गया तो लोगों ने कहा वो ठीक हुआ था। बिल्कुल। होते समय लोगों ने दुनिया भर की बातें की, पर जब वो हो गया तो ठीक हुआ। अन्ना हजारे ने जब आंदोलन किया तो लोगों ने कहा, कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। आज अगर लोकपाल, लोकायुक्ता वगैरह बात आती है, या अरविंद केजरीवाल वगैरह का जो इनिशिएटिव रहा, ये RTI वगैरह जो आज लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं, बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, अगर लोगों ने प्रयास नहीं किए होते और उसी समय सब के सब क्रिटिसिज्म में लगे होते, क्या वो हो पाता? कोई भी चीज इंप्लीमेंट, फिर तो कोई भी चीज़ नहीं हो पाती, कोई भी चीज़ नहीं हो पाती। और सर मेरा अभी जो गेट ES वगैरह के लिए पॉइंट है, ये भी है, लगातार 5 साल का सिनेरियो आप उठा के देखिए सर, वैकेंसीज लगातार कट डाउन हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को प्राइवेटाइजेशन की हम बात करते हैं। तो जो भी बच्चा गेट को फोकस कर रहा है या ES को फोकस कर रहा है, क्या हम ये कहना चाहते हैं कि वैकेंसी हम नहीं देंगे, तैयारी करते रहो? क्या ये कहना चाहते हैं कि आप तैयारी करो, दिन रात आप पढ़ते रहो? एक मतलब एक ऐसा घोड़ा जिसके आगे एक गाजर लटका दी और वो ज़िंदगी में उस गाजर को खा नहीं पाएगा, वो आगे चलता रहेगा तो गाजर और दूर जाती जाएगी। मतलब एक ग्रीड है कि गिनती की 400 सीटें आ गई, 1.5 लाख बच्चा फॉर्म भरते रहो और हमेशा वो चमक वाली चीज़ सामने घूमती रहेगी, तुम्हें मिलेगी नहीं। कुछ इस तरह का हो रहा है जो मुझे अभी फील हो रहा है सर। बिल्कुल। लगातार वैकेंसीज कट डाउन हो रही हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आप देखिए, पूरी टॉपर की लिस्ट ऐसी आती है कि 3-4 अखबार भर जाए, और कम पड़ जाए तो एक आध किताब भी पब्लिश हो जाए टॉपर की लिस्ट के साथ। आपने उनको तो बताया कि जो टॉप कर गए, जो नहीं हुए, उनका भी कभी लिस्ट जारी करिए, उनके बारे में बताइए। जो बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाए वो भी उतनी मेहनत से पढ़े होंगे, अगर सारे नहीं पढ़े होंगे तो 10% जरूर पढ़े होंगे। फिर लोग कहते हैं कि जिसको निकालना होता है उसको तो एक ही सीट चाहिए। अरे भाई, 10 लाख में एक सीट मिलना और 2 लाख में एक सीट मिलना, क्या दोनों बराबर परमुटेशन कॉम्बिनेशन है? सिंपल मैथमेटिक्स है। जो बच्चा एक नंबर से रह जा रहा है, नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा होती तो वो हो जाता सेलेक्ट हो जाता। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था सर। तो वैकेंसी लगातार कट डाउन हो रही हैं। आप देखिए ES में जितनी वैकेंसी आती हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन आंसर करने की सर। जो भी लोग, जैसे आपने इनिशिएटिव लिया, जिन लोगों को शिकायतें थी, वो खुद 5 साल का सिनेरियो उठा के देख लें, जॉब कितनी घटी हैं। या क्या ये कोई छुपा हुआ चीज़ है? पर एक ट्रेंड भी चल चुका है सर, आजकल कोई बोलना नहीं चाहता। ऐसा पता नहीं क्या हुआ है कि लोग बोलना नहीं चाहते, समस्याएं हैं। पर जैसे ही हम बात करेंगे जॉब की दिक्कत, लोग कहेंगे देखो मंदिर तो बन रहा है, आप मंदिर मस्जिद बनाइए, हमें कोई समस्या नहीं है, पर प्लीज़ आप जॉब भी दीजिए। आपको जो बनाना है बनाइए। पर जो हमारे स्टूडेंट हैं, जब हम उनको फेस करते हैं तो खुद को ये फीलिंग होती है कि हमको क्या कहें। क्या हम उनको कहें कि बेटा जॉब नहीं आएगी, तैयारी करते रहो, यही कह दें? या हम कहते हैं कि बेटा हाई फाई चीज़ें पढ़ते रहो, बस एक उम्मीद रखो कि 5 साल, जब इलेक्शन आएगा 5 साल के बाद, तब जॉब आएगी, तो 5 साल बाद की तैयारी करो, क्या ये बोल दें? एज अ टीचर ये खुद को फील होता है कि हम क्या जवाब दें, कैसे फेस करें, जो हम खुद जानते हैं। और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मेरे लिए भी बहुत बार टफ होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिर्फ अगर गेट की बात की जाए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए, तो उसमें नंबर ऑफ सीट जितनी
आती है उसके रिस्पेक्ट में जो स्टूडेंट्स है उनका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रिपरेशन करने वाला जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े ग्रुप में लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत कम परसेंटेज लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। उसके बाद वाले लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, और जॉब अगर डे बाय डे अगर कम होती रहेगी तो सर सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अगर सर आप बताइए, अगर सिर्फ कुछ परसेंटेज लोग अगर सक्सेसफुल हो गए, कुछ परसेंटेज लोग अगर कोचिंग इंडस्ट्री के लोग हो सर, चाहे बिजनेस कोई भी मॉड्यूल हो सर, कुछ परसेंटेज लोग अगर सक्सेसफुल हो भी गए तो ये सोसाइटी में सर अगर अनइक्वल वाली चीजें बढ़ना चालू हो गई तो क्या सर डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे तो सोसाइटी में कुछ मजा नहीं आएगा। बिल्कुल सर अभी लोग समझ नहीं पा रहे कि अभी इंडिया में वो सिचुएशन तो नहीं आई, लेकिन सर जल्द ही मेरे को लगता है जो बोलते हैं ना सर अराजकता फैल जाना, तो सर अगर जॉब ही नहीं मिलेगी तो सर व्यक्ति तो जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। सर्वाइवल पे खतरा होगा तो क्राइम करेगा सर, क्या करेगा? सर्वाइवल पे सर खतरा उनसे क्या करेगा? तो सर सीधी बात है कि सर अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी कम होगी तो सर क्राइम बढ़ेगा। सर क्राइम रेट सर जिस तरीके से बढ़ेगा ना उसको सर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अभी सर लोग ये बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा मैं सोचता हूँ कि अगर ये सब चीजें अगर वर्स्ट केस में जाएगी तो हम क्या डेवलपमेंट हम क्या कर रहे हैं। हाँ मतलब सर मेरा एक पॉइंट ये है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि NPTEL और अच्छा होना चाहिए, एक तरफ हम स्वयं एजुकेशन पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं कि अच्छी एजुकेशन मिले, सबको एजुकेट भी करना है, सबको स्किल भी देनी है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाना है, पर जब अल्टीमेटली जॉब ही नहीं होगी तो क्यों कर रहे हैं? तो फिर तो या तो आप ये कर दीजिए कि आप एफिलिएशन कैंसिल कर दी, सारे कॉलेज बंद कर दीजिए, भाई हमारे पास जॉब नहीं, हम इंजीनियर नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जब चंद्रयान लॉन्च होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि रात को बैठ के हम टीवी में देख रहे हो तो चंद्रयान लॉन्च हुआ। क्या आपने कभी बैठ के सोचा है कि चंद्रयान को लॉन्च करने वाले, डिजाइन करने वाले लोग कौन थे? कोई टेक्नोलॉजी, रेलवे को देख के आप बड़ा खुश होते हैं कि नई नई ट्रेनें चली, बुलेट ट्रेन लाएंगे, उसको काम करने वाले लोग कौन है? मेडिसिन में रिसर्च हो रही है, नई नई मशीनें आ रही हैं, कौन उस पर वर्क कर रहा है? और जो लोग उस पर काम कर रहे हैं अगर वही डीमोटिवेटेड होंगे सर, काफ़ी स्किल्ड मैन पावर हमारी अमेरिका भाग रही है, बाहर भाग जाती है, क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम है यहाँ पे, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही हैं। हम दुनिया भर की बातें करते हैं, एक मूर्ति बनाने में हम हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, क्या उतने में हम एक प्लांट नहीं लगा सकते थे? क्या हम अमेरिका से आगे निकल चुके हैं कि हम इन चीज़ों में खर्च करते हैं? जब आप देखेंगे इस वीडियो के कमेंट में 2-4 लोग मूर्ति को भी जस्टिफाई कर देंगे, तो फिर तो उस मूर्ति के एक कटोरा भी बंटवा देना चाहिए कि उस मूर्ति के बाहर कटोरा लेके ही बैठे, क्योंकि वो भी कैसे चलेगा सर? प्रॉब्लम ये है कि कोई अपनी इस बात को अच्छे से रख नहीं पा रहा है। और सर मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को इस बारे में मीटिंग करना चाहिए, एक से एक उनके पास ब्यूरोक्रेट्स है जिनको गुड आइडिया है कि क्यों चीज़ें डाउन होती जा रही है, एक से एक इंडस्ट्री जो लोग हैं जो इंडस्ट्री में हैं उन लोगों से सर मेरे को लगता है मीटिंग होना चाहिए गवर्नमेंट की, कि हम देश में जो यूथ है उनके लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए क्या करें, उनकी जॉब की अपॉर्चुनिटी कैसे बढ़ाए। क्योंकि सर मेरे को लगता है कि सर इंडिया ग्रोथ तभी करेगा सर जब ना एक यूथ जो होगा उसकी पॉसिबिलिटी गुड होगी, उसके पास जॉब के चांसेस ज़्यादा होंगे सर, तभी हम बोलेंगे कि सर इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। मेरे को नहीं लगता इसके सिवा मैं ऐसा एज्यूम कर लूं कि इंडिया ग्रो कर रही है या इंडिया का बाहर में बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। सर मैं चाइना को उस वे में लेता हूं कि वहां पे लोग उस वे में ग्रो कर रहे हैं कि यूथ लोगों के लिए जॉब की पॉसिबिलिटी है। वहां पे सर एजुकेशन सिस्टम भी सर बहुत ही अच्छा है। हम लोग यहाँ सर बेसिक एजुकेशन सिस्टम जो है सर उसमें भी सर उतना सर खामी है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं सर, तो मेरा बेटा है 6 ईयर का, वो मैं तो एक बहुत भिलाई की एक सबसे टॉप मोस्ट स्कूल में पढ़ता है, तो मैं देखता हूँ कि उसको वो पढ़ाया जाता है जो वो अंडरस्टैंड भी नहीं करता है। मतलब ऐसा लगता है कि उसका एग्जाम नहीं है, पेरेंट्स का एग्जाम है, पूरे पेरेंट्स लोग अपना एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसा लगता है। उसके ऊपर सर उसका बैग का जो वेट है सर वो मेरे 12th क्लास में जब मैं था तब नहीं था। तो आप एजुकेशन को ना हाइप कर रहे हो लेकिन उस पर गुड वर्क नहीं कर रहे। सब कुछ शो ऑफ है ना सर, शो ऑफ चल रहा है कि बहुत ज्यादा कराया जा रहा है, पर रियल में कराया क्या जा रहा है वो नहीं है, वो प्रॉब्लम है। और सर एक छोटे से बच्चे का जो ग्रोथ वाला जो पार्ट है सर, उनका अंडरस्टैंडिंग गुड होना चाहिए। उनकी जो क्लासेस है सर कम से कम होना चाहिए, उनका प्ले वाला जो टाइम होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ रही है, वो ग्रो किस वे में कर रहे हैं। सर उनको ना एकदम याद करवाया जाता है। उनको अगर नहीं पता मंथ 12th जो मंथ है उनको 12 मंथ याद करा दिया जाएगा, वीक के डेज याद करा दिए जाएंगे, उनको 365 डेज बता दिया जाएगा, उनको बता दिया जाएगा 30-31 डेज है। तो मैं ओवरऑल समझता हूँ कि उनके अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा ना उनको याद कराने में बिलीव करवा दिया जा रहा है। और फिर पूरे पेरेंट्स लोग ना एफर्ट लगा के ना उनको पूरा फोर्स डाल के ना उनको याद कराते हैं। उससे क्या होता है सर, बच्चा ना एक तो जो स्टडी उससे भागना चाहता है फिर, क्योंकि उसको एंजॉयमेंट तो कुछ है नहीं। उसके बाद ना सर उसकी क्रिएटिविटी भी कम होती है। तो हमारा सर एजुकेशन सिस्टम में काम होना चाहिए सर।
सर। हम लोग एजुकेशन के सिस्टम में, मेरे को लगता है कि जब भी एजुकेशन की मीटिंग होती है तो ये लोग क्या बोलते हैं, सिलेबस चेंज करेंगे, आउटडेटेड सिलेबस है। ये लोग ना सर उसकी बेसिक चीज में नहीं जाते, फंडामेंटल चीजों में नहीं जाते। बस इनको लगता है कि डायरेक्टर चेंज होगा और हम सिलेबस चेंज कर देंगे, फिर एक नया डायरेक्टर आएगा एक किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो बोलेगा नहीं अब हम ना नया सिलेबस पढ़ाएंगे, नया सिलेबस चेंज कर देंगे। सर उसके फंडामेंटल चीजों में एक रीजन ये है, जो पॉलिसी में जाते हैं लोग वो अपनी जॉब पूरी कर रहे हैं, क्योंकि वो 9 से 5 की ड्यूटी शायद होती है ना, वो 9 से 5 वो जॉब का पार्ट है। अगर टीचर उस मीटिंग का पार्ट हो जो पैशनेट हों तो शायद वो कुछ ऐसी चीज़ बता पाएंगे, क्योंकि उनकी जॉब का पार्ट नहीं, वो उनका पैशन है, उनकी लाइफ है वो। कि जैसे आपका भी ड्रीम है, मेरा भी ड्रीम है कि जब हम लाइफ का लास्ट डे हमारी हो तो हम क्लास में हों। बिल्कुल सर। एक अच्छे टीचर का ड्रीम यही होता है। जैसे एक फौजी कहता है कि जब मेरी डेथ हो मैं बॉर्डर पे होना चाहिए, बिल्कुल। तो एक अच्छे टीचर का भी लाइफ में एक ही ड्रीम होता है कि जब मैं पढ़ाऊँ तो मैं क्लास में हूँ, बच्चों के बीच में ना। बिल्कुल। यही एक सबसे अल्टीमेट चीज़ है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, हमने अपनी गवर्नमेंट बनाई, तो गवर्नमेंट की फिर अकाउंटेबिलिटी है पब्लिक के लिए। क्या रियल में वो चीज़ उतनी इंप्लीमेंटेड है? आप एक प्रोटेस्ट करना चाहते थे गेट के लिए, बच्चों को तो पता नहीं, और सिस्टम में जो लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे उनको भी नहीं पता कि आपको एक परमिशन लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। हाँ, शायद चाइना में आपको परमिशन इससे आसानी से मिल जाती सर। हाँ, मतलब मेरे को नहीं पता था कि परमिशन लेने के लिए इतना इंक्वायरी होगा, इतना क्वेश्चन होगा, इतना मीटिंग करना पड़ेगा। तो मेरे को पता चला कि जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट करना मतलब इतना आसान नहीं था। तो हम लोगों को पूरी टीम को ना बहुत एफर्ट मारना पड़ा। फिर भी कई लोगों का था क्वेश्चन कि हो सकता है सर को कुछ एडवांटेज हो रहा हो। बस सर ये था कि हम पूरी जिंदगी भर सर तो लोगों से लिए जो लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे सर, वो एडवांटेज उनको भी ले लेना चाहिए था। अगर एडवांटेज था तो वो एडवांटेज वो लोग ले लेते। कोई हमने अपना कॉपीराइट तो नहीं करा रखा था उसके ऊपर, पर बच्चों का रोल बैक होना चाहिए था। अल्टीमेट मोटिव ये था अपना। और सर मैं चाहता हूं कि एनी हाउ जितना मेरे को जो करना पड़े ना, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। और सर मैं हमेशा आपके साथ हूं, मैं हमेशा। थैंक यू सर। आप रात को 2 बजे भी कहेंगे सौरभ सर चलना है तो मेरी तरफ से कोई दोबारा क्वेश्चन नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। वो मेरे बच्चों भी सब जानते हैं कि सौरभ सर के क्या वर्ड्स हैं, क्या एथिक्स है, और आपको भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप मेरे लिए सर की तरह नहीं है, आप समझे तो मतलब एक अच्छा दोस्त समझ लीजिए। मतलब मैं प्रोफेशनल से ज़्यादा मैं हमेशा चीज़ों में, देखिए पर्सनल यारी दोस्ती मुझे बड़ा पसंद आता है। क्योंकि आप मेरे से कभी भी आप कहेंगे, या लास्ट टाइम भी कोई बात हुई होगी, कभी आपको फील ही नहीं हुआ होगा ऐसा कुछ। और क्योंकि लाइक माइंडेड हैं, पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए पढ़ाया है, अच्छे काम के लिए काम कर रहे हैं सर, क्यों नहीं करना चाहेंगे? और ये बड़े स्केल पे होना चाहिए। मैं तो अपील करता हूँ कि और लोग जुड़ें। अगर ये रोल बैक होता है बच्चों को, बोला था सर कि लोग ना जुड़े, क्योंकि सर सभी को पता है कि गलत और सही हो रहा है। सर आप यकीन मानिए, मतलब मीडिया के लोग में से बाद में मैसेज करके बोले कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। उन्होंने काफी सपोर्ट किया। हाँ, उन्होंने सपोर्ट किया। हाँ, पर अपनी कम्युनिटी के लोग सर वो कहीं मतलब नहीं कर पाते। तो पता नहीं क्या रीजंस रहे होंगे। नहीं, और सर और मालूम नहीं, सबके लिए एडवांटेज वाला पार्ट था। मतलब मैं तो ये भी बोला कि अगर कोई प्रोफेशनल सोच भी रहा है तो भी सर एडवांटेज है ना सर। अगर हमारे इंडिया में अगर एमटेक की फीस का हाइक वाला सर इतना बढ़ गया और सर बच्चे का सर इंटरेस्ट ही खत्म हो गया सर कि उसको स्टडी करना है, उसको ये करना है, तो अगर उसका सर इंटरेस्ट ही नहीं रहा तो सर फिर कैसे होगा? सर 1-2 लोगों ने मुझे उसमें बताया कि एमटेक क्या डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, ये भी प्रोविज़न अवेलेबल है। पीएचडी का सिस्टम क्या हम लोगों को नहीं पता कि रिसर्च में कितने लोगों की रिसर्च जनरली पब्लिश हो पाती है? क्या हर कोई 5 साल अफोर्ड कर सकता है पीएचडी करना, 4 साल अफोर्ड कर सकता है? क्या जो बच्चा 12th में एवरेज था वो बीटेक कर लिया, फिर वो बड़ी मुश्किल से बेचारा एमटेक कर लिया, क्या पीएचडी भी उसके ऊपर लाद दी जाए कि वो पीएचडी किए बिना उसको जॉब नहीं मिलेगी? और क्या पीएचडी के बाद गारंटी है? मेरे अपने कितने स्टूडेंट हैं पीएचडी कर लिए हैं, आज वो समझ ही नहीं पा रहे किस फील्ड में जाएं। और इतनी समस्याएं हैं सर। ये तो सर एक स्टूडेंट की चॉइस है ना सर कि पीएचडी वो करना, हाँ, वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, उसको लादा क्यों जाए? आप सर उसको फोर्सफुली पीएचडी करवाना चाहते हो। करेक्ट सर, मैं तो बोल रहा हूँ कि सर चॉइस ऐसी क्रिएट करो कि वो पीएचडी करने के लिए खुद इंटरेस्ट है सर। आप सर किसी को फोर्सफुली, मेरे को लगता है कि किसी को फोर्सफुली सर कैसे कुछ भी करवा सकते हो। सही बात है। तो सर ये वाली जो चीजें है ना, इसमें सोचना चाहिए। मेरे को लगता है कि आईआईटी में एमटेक की सीट को जब लोग इंटरेस्ट कम लिए तब आईआईटी को समझ आया कि नहीं, हमको ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग इंटरेस्ट बढ़ाए। मतलब फोर्सफुली वो लोग ऐसा चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि लोग इंटरेस्ट ले। तो इसलिए सर मैं इस बारे में हमेशा से सोचता था कि एक एमटेक वाले स्टूडेंट के लिए ना सर एक आईआईटी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि उनकी सर जॉब की जो उनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर हो, जॉब की जो सिक्योरिटी हो सर वो बिल्कुल गुड लेवल में रहे। सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आईआईटी से एनआईटी से इतनी जगह लोग एडमिशन लेते हैं। जैसे मैं ट्रिपल आईटी बैंगलोर का लास्ट 2 ईयर से देख रहा हूँ परफॉर्मेंस। तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर में मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स अभी गए सर वहाँ पे मेरे को जो सिस्टम लगा सर वो इतना गुड लगा कि ट्रिपल आईटी बैंगलोर में कि वहाँ पे जब प्लेसमेंट होता है सर वो आईआईटी के पहले एक तो चालू कर देते हैं और प्लेसमेंट के बाद सर पूरा कॉलेज सर इस बात पे फोकस करता है कि मेरा हर बच्चा प्लेस हो। सर कितनी गुड अच्छी चीज है।
तो सर स्टूडेंट और टीचर मिलकर सर अगर इस बात पे फोकस कर देंगे कि पूरे बच्चों का प्लेसमेंट हो, और एक मैनेजमेंट की टीम ये सोचेगी कि जो भी कंपनी आए उससे अगर बार्गेनिंग चालू कर दे कि मेरे बच्चे को ना ज्यादा सैलरी में उठाओ, सर इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बच्चा क्यों छोड़ेगा? तो सर अब सर ट्रिपल आईटी बेंगलोर की सर 2 लाख अगर फीस भी है सर सेमेस्टर की फीस, तो सर किसी का अगर सिलेक्शन होना सर, तो मैं सर उसको ना पैसे देके ना सर मैं उसको सर दे दूं सर कि 2 साल बाद रिटर्न कर देना। सर मेरे को पता है कि मैं बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ। एक स्टूडेंट को सर लोन लेने में जीरो प्रॉब्लम होगी सर, वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेगा। सर आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर जब सिक्योरिटी का इशू होगा तो सर तो व्यक्ति डरेगा ना सर। सर दिक्कत ये है कि कुछ लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग ऐसे जो मिसगाइड भी कर देते हैं। जैसे एक परसेप्शन बना, सारी बात का कंक्लूजन ये निकल के आया कि भाई गेट की फीस तो बढ़ रही है, साफ साफ दिख रहा है। उसमें लोग क्या कह रहे हैं, पार्शियली बढ़ेगी, एकदम से नहीं बढ़ेगी। अरे आप कुछ भी कह रहे हो, बढ़ तो रही है। आप जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे हो, आप ये तो कह रहे हो ना कि बढ़ रहा है किसी भी वे में। इमीडिएट ना बढ़ रहा हो तो जो बच्चा 3 साल के बाद इंजीनियर आया, इसका मतलब गुनाह किया है उसने। या कह रहे हैं कि जो अभी ऑलरेडी कर रहे हैं, परस्यूइंग है, उनको नहीं पे करना। तो फिर जो अगले साल आ रहा है, क्या हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो उसको भी कवर कर रहे हैं। हम तो ओवरऑल बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्शन जा रही है वो ठीक नहीं है। आप ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें करके, जैसे मान लीजिए अब कहा कि अभी पार्शियली बढ़ेगी, एकदम से नहीं बढ़ेगी, वो तो और ये ऐड हो जाएगी। बोलने का सर बस वो था कि पार्शियली बढ़ाते बढ़ाते एक समय के बाद बढ़ा, और जैसे धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आता जाएगा वो बढ़ जाएगा। फिर उस समय तो कुछ नहीं कर सकते ना सर, उस समय कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सर मेरे को लगता है कि सर जो चीज गलत हो रहा है उसको सर अपोज करना चाहिए, चाहे वो सर वो फैमिली के साथ गलत हो, सोसाइटी के साथ गलत हो। सर एथिकल वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है ना। जो चीज गलत हो रहा है उसमें लोगों को सर सपोर्ट करना चाहिए, उसमें प्लस माइनस काउंट नहीं करना चाहिए कि उसको किसके कारण एडवांटेज, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं ये कहता हूं, कारण नहीं हो रहा है। सर आप बताइए, ऐसे अगर नॉर्मल लोग सोचते कि गांधी जी जो मुहिम छोड़े मतलब निकाले थे कि देश आजाद होना चाहिए, तो कई लोग सोचते कि इससे तो गांधी जी का सिर्फ स्टार्टअप बढ़ेगा, तो फिर गांधी जी का सिर्फ फायदा हो रहा है, गांधी जी को वैल्यू मिल रही है, तो सर देश आजाद ही नहीं होता सर। और जब आजाद हो गया तो कई लोगों ने कहा कि हम भी साथ में चले थे, हमने भी सपोर्ट किया था। तो मैं वही बोला सर कि क्या किसको मिल रहा है ना, वो मैटर नहीं करता है। जो चीजें गलत हो रही है वो बिल्कुल उस पर अपोज करना चाहिए। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल जोड़ता हूँ सर। जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी 1857 की, तो अंग्रेज आए थे ट्रेड करने इंडिया में, वो एज अ बिजनेस करने आए थे। तो इंडिया यूनाइट तौर पे तो कभी था ही नहीं। पहले वो आए, उन्होंने एक कम्युनिटी को पीटा, तो दूसरे ने कहा उसको पीट रहा है, बहुत मजा आया, फिर उन्होंने दूसरे को पीटा, फिर तीसरा खुश हो गया, बहुत बढ़िया हुआ, ये मुझे मेरे से आपस दो पड़ोसियों का झगड़ा था, तो इसको पड़ोसी को पीटा तो अच्छा हुआ, फिर उसने उसको पीट दिया, तब उसने कहा देखो मुझे भी पीट दिया। तब फिर जो पीटे गए थे, फिर इन सब लोगों ने मिलकर कहा कि हमारे साथ बड़ा गलत हुआ, हम सारे पड़ोसियों को पीटा गया एक एक करके, जो बाहर से आया उसने। फिर ये सारे पड़ोसी एक हो गए, 1857 का विद्रोह हो गया। जो पहला अटेम्प्ट था इंडिपेंडेंस के लिए, जब एक हुए तो स्टार्ट तो वहीं से हो गया, पर वो हुआ कब? जब आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग करने से नहीं सर, यूनाइट होने से हुआ। तो तब तक लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे। कम्युनिटी भी जो अगर एक नहीं होगी, बाहर से लोग मजाक उड़ाएंगे, अपने में एक नहीं चाहते, पता नहीं क्या है। हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम यही है सर। और सर गवर्नमेंट भी बात सुनेगा, अगर सर सब यूनिटी के साथ अगर जाएंगे ना तो गवर्नमेंट भी बात सुनेगा। और मैं बोला भी था कि अभी जब जंतर मंतर में किए तो हम लोग बहुत प्यार से किए, अपनी बात को सुनाने के लिए किए। मैं बोला भी था कि अगर नीड पड़ेगी तो थोड़ा सा अटैकिंग मोड जरूरी होता है। और सर अगर अपनी बात को रखने के लिए अगर थोड़ा सा अटैकिंग मोड अगर रहे तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है सर। अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना सर मेरे को नहीं लगता है कि कुछ भी गलत है। तो इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं सर उनको आना चाहिए। और सर ओवरऑल सर मैं तो सर चाहता हूं कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना सर, इस पे बात होना चाहिए सर। इसमें सर बहुत खामी है सर, इसमें बहुत रूट से काम करने की जरूरत है। मैं भी सर गवर्नमेंट स्कूल विजिट करना शुरू किया। मैंने अपना दिन का फर्स्ट हाफ गवर्नमेंट स्कूल के लिए रखा और जा के देखा, बच्चों की समस्याएं सुनी। रूट से ही प्रॉब्लम है। कुछ टीचर तो गवर्नमेंट स्कूल में इतने अच्छे हैं, पूरी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ तो देखो टाइम पास कर लो, घर पे आना फीस दे के तब पढ़ाऊँगा। वही टीचर हाईली एजुकेटेड, सब कुछ अच्छा है, पर वो रूट में स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, घर में पढ़ाएंगे अच्छी तरीके से। कोचिंग करप्शन तो मतलब सिस्टम में ऐसा इनबिल्ट हो गया सर। और दूसरा पॉइंट सर मेरा ये है कि स्कूल लेवल पे दिक्कत है। अब कोई बच्चा बेचारा जैसे तैसे गवर्नमेंट स्कूल से निकल के आया, कहीं बीटेक में एडमिशन लिया, फिर वो बेचारा बड़ी मुश्किल से तैयारी में आया, आपने वैकेंसी कम कर दी, कई सारे रिक्रूटमेंट आपने किए नहीं, कई सारे एग्जाम स्टेट वगैरह का एग्जाम आए दिन देखिए, पेपर लीक, दिन रात बच्चा पढ़ रहा है, बार बार डेट चेंज होती रहती है, पेपर आए दिन लीक हो जाता है, टीचर बेचारा दिन रात मेहनत करके पढ़ा रहा है, बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, इतना एफर्ट जो वेस्ट हुआ। कई फॉर्म, कुछ फॉर्म के तो मतलब ऐसे हैं कि आप देखिए फॉर्म भरे हुए हैं, एग्जाम नहीं हुआ, 3-3 साल हो गए, पैसा भी रिफंड नहीं आया, वो फॉर्म की फीस भी चली गई। और जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता सर, वो देखें कि फॉर्म के रेट कितने बढ़े हैं। क्या पेपर कॉस्ट बढ़ गई है? जो फॉर्म का रेट इतना बढ़ गया, अगर कोई, अब तो पेपरलेस भी हो गया, ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, पेपर भी नहीं लग रहा सर। अब तो ऑनलाइन एग्जाम, तो ऑनलाइन गेटवे की चार्ज इतना ज़्यादा जा रहा है क्या, या बैंक उतना चार्ज कर रहा है क्या?
गेट का फॉर्म खुद आप देखिए कितने रुपए में हम लोग भरते थे, आज कितना चार्ज हो चुका है। ऐसा मतलब क्या लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? क्या जो बच्चा गेट का पेपर देने जा रहा है उसके फादर की इनकम ट्रिपल हो गई है क्या? 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन आपने लगा के कोई 3 गुना इनकम कर दी है। तो जब सराउंडिंग में पैरेलली लोगों की इनकम उतनी राइज नहीं कर रही तो एजुकेशन इतना महंगा क्यों होता जा रहा है? किताबों के दाम आप देखिए, बुक्स के रेट इतने बढ़ा दिए लोगों ने बेतहाशा, मतलब पहले के कंपैरिजन में आज आप देखिए हर चीज़ आप सराउंडिंग में महंगी कर रहे हैं, पर जो लोग उन चीज़ों को अवेल करने वाले हैं, क्या उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है? क्या उनकी फैमिली की इनकम बढ़ी है? क्या वो बच्चा खुद जॉब पा रहा है? तो आप किससे वो चार्ज करना चाहते हो? क्या वो बच्चे कैपेबल हैं? इस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। और सर मैं बोल रहा हूँ कि सर अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री ग्रोथ करे तो मेरे को लगता है कि सर ये 2 सेक्टर में तो सर बिल्कुल सर फ्री मुहिम पे जाना चाहिए, एक एजुकेशन सिस्टम पे, एक हेल्थ पे, इन सब पे सर बहुत काम करने की जरूरत है सर। अगर गवर्नमेंट इन सब इश्यू पे सर अगर केयर करेगा तो चीजें सर बहुत सही डायरेक्शन में जाएगी। एजुकेशन सिस्टम में सर मेरे को तो लगता है कि जो स्कूल लेवल का एजुकेशन होना चाहिए लगभग 12th तक, उसको फ्री एजुकेशन तो पूरा गुड फॉर्म में रखना चाहिए, लोगों को एक अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, लोगों को जॉब की पॉसिबिलिटी में जाना चाहिए कि अगर कोई ग्रेजुएशन अगर कर रहा है तो ग्रेजुएशन के बाद उसके पास जॉब की क्या पॉसिबिलिटी हो। सर मेरे को लगता है कि सर इस बात पे एनालिसिस क्यों नहीं होता है कि हमारे इंडिया में इतने इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें से जॉब की पॉसिबिलिटी इतनी है, अपॉर्चुनिटी इतनी है, तो इतने सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिस कॉलेज में सर 10 एडमिशन हो रहा है उसको सर क्लोज कर देना चाहिए। बिल्कुल। मेरे को तो लगता है कि सर इमीडिएट इफेक्ट के साथ ना सर 50% कॉलेज तो सर बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर ऐसे कॉलेज का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं जिस कॉलेज में से बिजनेस के लिए कॉलेज खोला गया है, बिल्कुल उस कॉलेज में सर कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। सर एक पेरेंट सर अपना पूरा का पूरा सर्विस का पैसा लगा के एक बच्चे पे पूरा लगाता है, उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशन भी रहती है। बिल्कुल सर मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सर इस बारे में सर वर्क होना चाहिए सर, इस बारे में होना बहुत सर जरूरी है। बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कितना डिप्रेस हो जा रहे हैं। मेरे पास जो मेल आते हैं, मैसेजेज आते हैं, बच्चा बोल रहा होता है कि सर एक बच्चे का मुझे मैसेज आया सर कि सर मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि मुझे लगता है मैं सुसाइड कर लूँ। मतलब एक सक्सेस क्या इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि पूरी लाइफ स्टेक पे लगा दी जाए? मतलब जीवन में अर्न करना क्या इतनी बड़ी बात है कि उसके लिए पूरी लाइफ ख़त्म कर ली जाए? क्या मतलब मनी इतना बड़ा मोटिव हो गया है? अब हो सकता है उसके कई सारे सर्कमस्टांसेस हों, सोसाइटी उसको क्रिटिसाइज कर रही है, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो ये भी देखें कि क्या सिस्टम में अपॉर्चुनिटी है। काबिल होना और उस काबिलियत का यूटिलाइजेशन होना, उसको मौका देना पड़ेगा। बच्चा बहुत काबिल है और जिस सेक्टर का वो है वहाँ वैकेंसी नहीं आ रही, वो काबिलियत क्या करेगी? क्या करेगा सर? वो घर में रखा रखा वेस्ट हो जाएगा। और जिस कंट्री में सर इतनी समस्याएं हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, मैं ओपनली भी कहना चाहता हूं इस बात को कि क्या हमारे सिस्टम को ये अलाउ होना चाहिए कि 10,000 करोड़ रुपीस से ऊपर की आप स्टैचूज़ बनाएं, 5,000 करोड़ रुपीस से आप स्टैचू बनाएं, इतनी भव्य दिवाली का आयोजन किया जाए कि जहां पे रोड पे लोग भूखे सोते हों, जिनके पास एजुकेशन नहीं हो, शिक्षा नहीं हो, जहां जिस देश में इतनी समस्याएं हैं, क्या हम अमेरिका से आगे हो गए हैं? $18 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी अमेरिका है सर, हम लोग $2.6 ट्रिलियन पे हैं। चाइना हमारा 4 टाइम्स है और अमेरिका चाइना का 2 टाइम्स है। क्या हम उनसे कम्पीट कर लेंगे? कि एक बार हम घूमने गए स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में, तो देखा कि अमेरिका की शान है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वो फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था। तो हमारे मन में ख्याल आया कि हम इससे भी बड़ा स्टैचू बनाएंगे। आप कम्पीट किससे कर रहे हैं वो भी देखें। $18 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी, हम $2.6 ट्रिलियन। क्या हमारी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं? सबसे मेन प्रायोरिटी हमारी अमेरिका से कंपटीशन है क्या? तो आजकल हम 2 ही बातें करते हैं, या तो हम स्टैचू की बात करते हैं या पाकिस्तान की बात करते हैं। तो क्या हम पाकिस्तान बनना चाहते हैं? वो सिस्टम चाहते हैं क्या हम? जिस देश में इतनी समस्याएं हैं, आप मनी का वेस्टेज छोड़कर कम से कम उन मुद्दों पे लगा दें जहां पर सबसे पहली नीड है एजुकेशन, हेल्थ। ये 2 सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मैं यही मानता हूं कि अभी जो मीडिया से लेके सब लोग ना ऐसे इशू पे बात करते हैं जिस इशू पे बात करने की बिल्कुल नीड नहीं है, जो रियल लाइफ में हमारे डे टू डे से जुड़ा नहीं है सर, हमारे डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ नहीं मुद्दा है। वो जो इश्यूज आजकल आ रहे हैं वो हमारी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो ऐसे मुद्दे हैं जो अभी हमारी डे टू डे लाइफ कंप्रोमाइज हो रही है, सफ़र कर रहे हैं लोग, वो मुद्दे पे बात ही नहीं हो रहा और कोई बोलना नहीं चाहता। लोगों में डर समा गया कि हम क्यों बोलें। सर मेरे को लगता है कि मीडिया का भी तो सर ये काम होना चाहिए ना सर कि उनको सर एम्प्लॉयमेंट पे बात करना चाहिए, गवर्नमेंट से बार बार क्वेश्चन करना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट किस लेवल पे है, लोगों को जॉब मिल रही है कि नहीं। सर इतना बड़ा इशू है, लोग इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं और क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे कर सकते हैं कि जॉब मिल रही, कैसे कह सकते हैं? आए दिन स्कीम लॉन्च होती है सर, एजुकेशन के लिए ये स्कीम चलाई। मैं करंट अफेयर्स का एरिया पढ़ाता हूँ या एनवायरनमेंट वगैरह पढ़ाता हूँ, लाइन से मैं इशूज़ दिखाता हूँ। एक दिन मैं गवर्नमेंट स्कीम लिखने बैठा सर, मैं टीचर हूँ तो मुझे पता है कि क्या चल रहा है ट्रेंड। मैंने पिछले कुछ साल की स्कीम लिखी, मैंने 170+ स्कीम लिख दी पेपर पे, ख़त्म नहीं हुई सर। फिर मैंने एनालाइज करना शुरू किया, एक एक साइट खोल के कहाँ पे कितना काम है, आधी स्कीम का पता नहीं है।
ओके, आधी स्कीम का पता नहीं है, लोग ही भूल चुके हैं, लोगों की मेमोरी। ऐसी कोई स्कीम थी? कई सारी स्कीम, 170 प्लस स्कीम, मतलब स्कीम लॉन्च होती गई, काम कितना हुआ उससे मतलब नहीं। स्किल डेवलपमेंट के बारे में काम शुरू हुआ, आज कितने लोगों को स्किल डेवलपमेंट से जॉब मिल गई सर? मतलब मुझे लग रहा है कि हम कह रहे हैं कि लोअर लेवल पे कुछ काम चल रहा होगा, तो क्या हम मतलब सिर्फ लेबर को कोई छोटा सा काम मिल गया उस पर वो सेटिस्फाई हैं? मिल रहा है ठीक है, अच्छी बात, जिस लेवल पे ठीक हो रहा है, पर जो प्रोफेशनल है, जो इंजीनियर है, जो उसकी स्किल है, या तो पहले ही उसको बोल देते हैं हम जॉब नहीं दे सकते, आप मत करो इंजीनियरिंग। हाँ, आप एक जैसे इमरजेंसी लगती है कंट्री में और टीवी पे आके बोला जाता है, नोटबंदी जैसे हुई, तो आप टीवी पे होकर बोल दीजिए हमारे पास नई जॉब है, आप मत करो तैयारी। बच्चा 10 लाख फीस तो बचा ले बीटेक की, हाँ, वो अपना बैंक में एफडी रख लेगा, ब्याज खा लेगा, उसका क्या करना है, कुछ कर लेगा उस पैसे का, कम से कम वो भी वेस्ट हुआ, आगे अपॉर्चुनिटी भी नहीं, वो भी गया। और आए दिन इतनी अच्छी स्कीम जब लॉन्च होती हैं, कोई एक गवर्नमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर, चाहे पहले का बात हो चाहे अभी का बात हो, ओवरऑल देखा जाए तो इतनी सारी स्कीम लॉन्च होती हैं एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। कितने लोग हैं जो अच्छा अर्न करते हैं और अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं? क्योंकि सबको पता है गवर्नमेंट स्कूल में समस्याएं हैं, क्या हम उसको डिनाई कर देंगे? कितने लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं? दुनिया भर की स्कीम है, दुनिया भर की चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, और जो भी थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा है, प्राइवेट इलाज करा रहा है, और दोनों जगह वो बेवकूफ़ बन रहा है, दोनों जगह लूटा जा रहा है। क्या ये छुपी हुई बात है? और कितने पॉलिटिशियन ओपनली सबको पता है, लोग बात ही नहीं करते इस बारे में सर। लोग अपने मुद्दे पे ही बात नहीं करेंगे, सोचेंगे कोई और बोल दे, और जब वीडियो आए तो ताली बजा दे, कमेंट कर दे, लाइक कर दे। बस प्रॉब्लम लोगों को इसी में मजा है, बस लोग सर अपनी ही प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, दूसरे के मुंह से सुनना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, उठाना नहीं चाहते। तो सर जब तक सर लोग अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा आगे बढ़ के नहीं जाएंगे सर, स्कूल में जैसे अगर फीस अगर बढ़ भी जाए, जैसे स्कूल में किसी स्कूल में फीस डबल हो जाए, सपोज एक एग्जांपल, तो सर कई पेरेंट्स लोग, कई लोग ना कभी भी आवाज नहीं उठाते कि स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो हम बात करें पूरे लोग मिलके। सर हर जगह यूनिटी का प्रॉब्लम है सर, कोई भी आगे नहीं आना चाहता है सर। मैं देखता हूँ कहीं पे भी कुछ भी चीज अगर होती है ना, तो लोग ना देखना चाहते हैं कि कौन आगे आएगा, और लोग बस सपोर्ट में खड़ा होना चाहते हैं कुछ लोग, लेकिन कोई भी ना आगे नहीं आना चाहता कि चलो हम लोग इस पे एक्शन ले, इस पे कुछ करें। तो सर अगर हम लोग, अगर यंग लोग, जितने लोग भी है इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनको सर आगे आना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। छोटी छोटी चीजें है ना सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अपना जो भी व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखना चाहिए, मेरे को लगता है कोई भी। हाँ, अगर हम नहीं कर सकते सर, तो हम सोसाइटी को क्रिटिसाइज ना करें। हम लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी में क्राइम हो रहा है, जो नई नई उम्र के लड़के हैं, ईव टीजिंग हो रही है, बुरी हरकतें कर रहे हैं। सबसे पहले हम कहें कि हमने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या उनके स्कूल टाइम में या उन बच्चों की एजुकेशन के लिए, या जब उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्या हमने कहीं गाइड किया, क्या हमने स्कूल लेवल से कोई इंप्रूवमेंट किया, हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया कि वो सुधर जाते? हो सकता है कि हमारे एफर्ट करने के बाद भी वो ख़राब निकल जाते, ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, पर तो हमें कहने का अधिकार था कि ये गलत हुए, क्योंकि हमने सुधारने की कोशिश की। जब हमने कोई एफर्ट ही नहीं किया, पैदा होने से लेकर मरते दम तक क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हमेशा बोलते रहेंगे गड़बड़ हो गया, गड़बड़। अरे गड़बड़ हो गया तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली होती, ना करता तो गलत था। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तैयारी कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा, क्या करे? खाली दिमाग शैतान का घर होगा, जब कुछ काम ही नहीं होगा तो यही करेगा, फिर निगेटिविटी उसको अट्रैक्ट करेगी। आसपास के लोग ताने मारेंगे, 2 साल से तैयारी कर रहा था, जो क्रिमिनल हो जा रहा है उसको लोग ताने नहीं मार रहे सर, जो 2 साल तैयारी कर ले रहा है उसको लोग ऐसा क्रिटिसाइज कर रहे हैं जैसे क्राइम कर दिया हो। प्रॉब्लम वही है सर कि बगल में कोई है, रोज अंकल चाय पीने आते, पहले कहेंगे मेरा बेटा आजकल टीसीएस में है, फिर वो फ्रांस चला गया है। आपका बच्चा फ्रांस चला गया, उससे हमें दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, आपका बच्चा क्या कर रहा है? अच्छा ईएस दे रहा है, पिछले साल भी वो ईएस दे रहा था, क्या 5 ईयर प्लान बनाया है क्या? ये नहीं होना है, ये गड़बड़ है सर। तो सर प्रॉब्लम वही है ना सर कि लोग क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं, ये हमारा माइंडसेट जो है। और जब बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा ना सर, उन्हीं अंकल जी को मिठाई खिलाने जाएगा तो वो अंकल जी कहेंगे बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ, अभी कल आना। क्योंकि उनको जेलसी है, उनको दुख है इस बात का कि सेलेक्ट कैसे हो गया, मैं चाहता था ना होता। फिर उस बच्चे के जाते ही अपने बेटे को फोन करेंगे कि देख तू टीसीएस में चला गया, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता, उनका बच्चा देखो हो गया। पहले उसकी जान खाते थे, फिर अपने बच्चे की जान खाएंगे। इनको कभी सुकून नहीं है सर, इनको कहीं सुकून नहीं मिलने वाला, इनका काम ही यही है। अब इस चक्कर में बच्चा बेचारा जो कम एज का है, उतना मैच्योर नहीं, डिप्रेस हो जाता है कई बार सर। मैं खुद सोच रहा होता हूँ कि मैं तो यहाँ पे हूँ, कितने बच्चे हैं जो मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जो कहाँ पे बैठे होंगे, साथ फ्रस्ट्रेशन में होंगे। कैसे कुछ किया जाए, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या किया जाए कि उनसे मिलकर या उनको बुलाकर काउंसलिंग कर दी जाए, कैसे उनकी समस्याएं दूर हो जाए कि बेटा जिसने तुम्हें भेजा है, दाल रोटी का इंतजाम करके भेजा है,
कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि तुम्हारी लाइफ पे खतरा हो जाए। नहीं वो बिल्कुल भी सर, क्योंकि मैसेज सर बहुत सारे लोग जब बात करते हैं तो आप जो बोल रहे हैं ना कि कई लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि सर जिंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जीने का मन नहीं कर रहा है, सुसाइड कर जी ले, जी, इस टाइप का ये मैसेज बहुत करते रहते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है सर। और सर ये बहुत डिप्रेशन, big चीज है सर, ये कैंसर बहुत से big बड़ी चीज बीमारी है सर डिप्रेशन। जिस कंट्री में अगर एक स्कॉलर और ये इंजीनियर की हालत है, सर हम लोग डिस्कशन इंजीनियर के ऊपर कर रहे हैं सर। जिस कंट्री में इंजीनियर को मौका नहीं है, किसको मिलेगा? तो बाकी की तो बात भी नहीं चल रही सर। बताइए। तो मतलब एक सर इंजीनियर अगर ग्रेजुएशन के बाद अगर ये सोच रहा है कि सर मेरे को लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं, तो सर उस कंट्री का ग्रोथ सर मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया उसको हम विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं। उसको हम विश्वगुरु बनाने वाले, जहां इंजीनियर की हालत ऐसी हो रही है। तो सर मैं हमेशा स्टूडेंट को हमेशा बोलते रहता हूँ कि कोई अगर किसी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं ला पाया है या आप अंडर 2000 रैंक नहीं ला पाए, उसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो। भाई कॉम्पिटिशन डे बाय डे इतना बिग हो रहा है सर कि रिलेटिव सर सक्सेस है ना सर। अगर आपके साथ सर कॉम्पिटिशन में बहुत सारे लोग गुड लोग हैं सर, 10,000 लोग गुड लोग हैं और सर 2000 सीट है सर, तो आप अगर 3000 भी आते हो तो सर आपको तो लगेगा आप फेलियर हो। तो सर अगर अपॉर्चुनिटी सर 10,000 सीट की होती ना तो सर आपको भी लगता कि सक्सेसफुल हो। सर प्रॉब्लम ये है सर, एक थोड़ा सा बच्चों को भी सर देखना पड़ेगा कि जैसा कंपटीशन जिस लेवल का है, वो इंस्टीट्यूट्स के बड़े बड़े होर्डिंग बहुत बड़े बड़े टॉपर की लिस्ट पे ना जाएं, टॉपर को सुनना कम करें, थोड़ा सा वो इस पे ज़्यादा फोकस करें, कमरे में ठंडे दिमाग से बैठें, सोचें कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, जो उस बच्चे की स्ट्रेंथ है उस पर काम करे। अगर उसको लगता है कि वो ईएस अच्छा कर सकता है, ईएस दे। लगता है कि ईएस नहीं हो पा रहा, सिलेबस ज़्यादा है, 2 महीने का टाइम बचा है, 3 महीने का बचा है, गेट दे दे। ये भी नहीं हो पा रहा है, एसएससी जेईई की तैयारी कर ले। वो भी नहीं हो पा रहा है, एसएससी सीजीएल कर ले। पर कुछ कर ले जो उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से हो। एक टाइगर को हम पानी के अंदर तैराएंगे तो वो मछली से कम्पीट नहीं कर पाएगा, या मछली को बोलेंगे जंगल में टाइगर से तेज भागो, वो भी नहीं भाग पाएगी। सबकी अपनी स्ट्रेंथ अलग अलग है। जो जिसका स्ट्रेंथ है पहले उसको पहचाने, उस पर वर्क करे, और जिस पे वर्क करे उस पर अपना 100% दे। और सर ये जो टाइम होता है ना सर, जब कोई बच्चा ना ग्रेजुएशन में जब रहता है, जब वो बी करते रहता है, तो मेरे को लगता है सर एक स्टूडेंट को 4 इयर्स में अपनी स्ट्रेंथ पता कर लेना चाहिए। बिल्कुल 4 इयर्स में, क्योंकि सर हम जिस कंट्री में रह रहे हैं हमको पता है कि अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम है। अब एकदम से चेंज तो होगी नहीं, अब चेंज नहीं होगी तो ऐसे को मतलब ये तो नहीं कि अपने आप अच्छा होगा, हमको खुद ही अच्छा करना है। तो मेरे को लगता है सर अपने को हमारे खुद को एक स्टूडेंट को अपने बारे में जानना जरूरी है सर कि वो किस में अच्छा है, और वहां पे वो अपना 100% दे। तो पॉसिबिलिटी जो जहां पे वो बेस्ट कर सकता है वहां पे बेस्ट पॉसिबिलिटी के साथ जाना चाहिए, और ऐसा करना चाहिए सर। सर मैंने तो इस तरह की काउंसलिंग के लिए एक मुहिम भी शुरू किया कि वीक में 1 आवर फिक्स कर दिया कि पर्सनली हर बच्चा ना भी मिल पाए तो वीक में संडे के दिन 8:30 से 9:30 इवनिंग में मैंने फिक्स कर दिया कि जो बच्चे की जो समस्याएं हैं, ओपन सेशन टाइप का, कि वो आए और अपनी बात रखे। जितना मैं समय दे पाऊंगा, जितनी मैं काउंसलिंग कर पाऊंगा, मैं पूरी तरह से बताऊंगा। उसका नाम भी कुछ ऐसा रखा है, ज्ञान की बात सौरभ सर के साथ। अच्छा ओके, ऐसा कुछ नाम रखा है। नहीं, और सर मैं आपके जो मुहिम है और जो आप फ्री एजुकेशन सर करना है, यही करना है, मतलब अब क्या करें, और यही करना है। वो मेरे को बहुत ही सही लगा, इसलिए मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ा। सर आप जैसे लोग मतलब मुझे मोटिवेट करते हैं। आपने दिल्ली में जाके, देखिए आप भिलाई रहते हैं, आप दिल्ली में गए और आपने ऐसा इनिशिएटिव लिया जहाँ के अब रहने वाले भी नहीं हैं, और मैं खुद पर्सनली आपके साथ थोड़ी देर रहा, मैंने दौड़ भाग देखी किस तरह से अप्रूवल लेना, या मतलब मुझे खुद को लग रहा था कि मैं पढ़ाता हूँ कई बार कि इंडिया से डेमोक्रेटिक कंट्री, तो मुझे लगा कि मतलब डेमोक्रेसी क्या उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पावरफुल है। मतलब एक आम आदमी के लिए डेमोक्रेसी ऑन पेपर तो बहुत अच्छा है, रियल लाइफ में क्या उतना प्रासंगिक है, क्या उतना प्रैक्टिकल, उतना रियल में हो रहा है, लोगों को पता है कि नहीं हो पा रहा। अपनी बात कहने तक के लिए लोगों को इतना डर है। जैसे आपने लास्ट टाइम इनिशिएटिव लिया, कई लोग मतलब बिहाइंड द स्क्रीन कह रहे थे नहीं इनिशिएटिव ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं गड़बड़ है, कुछ लोग कह रहे हैं पार्सली तो बढ़ रहा है। अरे भाई मतलब कुछ लोग कह भी रहे ठीक है, पर वो आना नहीं कैमरे पे नहीं आना चाह रहे कि भाई हम लोग लाइमलाइट में ना आ जाएं, या ऐसा कुछ है। मतलब अब चाह रहे हो भी जाए, सामने भी नहीं आना, दिक्कत भी है, तो भाई करना क्या चाह रहे हो? तो सर कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है सर, कई बार क्लियर नहीं है। तो सर वही था कि मेरे को लगा कि चलो आप आए हो भिलाई, तो आपसे बहुत सारी बात की जाए। सर आपसे मुझे हमेशा बात करना अच्छा रहता है, बहुत ओपन डिस्कशन होता है, और मुझे मतलब बिल्कुल जो दिल का कनेक्शन है ना, कि सीधी बात बिल्कुल, हाँ, और कि आप जो कहते हैं मुझे समझ में आ जाता है और मेरी बात आप समझ जाते हैं। हाँ, और वही मेन चीज है। हम लोग का जो थॉट प्रोसेस है वो भी कुछ जगह पे एकदम सेम है कि सोसाइटी के लिए जिस वे में आप सोचते हो उस वे में मैं भी चाहता हूँ कि सोसाइटी उस वे में हम लोग आगे ले जाए। सर मेरा बस एक ही वो है कि 50 साल की उम्र में अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मुझे कोई गिल्टी फीलिंग ना आ जाए कि एज अ टीचर मैंने क्या किया, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और क्या मैंने किया, क्या कुछ पीछे तो नहीं छूट गया। बस यही एक मेरा ड्रीम है, और मुझे कुछ ऐसा करना नहीं। मैं एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप से जस्टिफाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और आपका भी वही है, लाइक माइंडेड है, तो इसीलिए सर थिंकिंग मैच भी करती है। और मैं चाह रहा हूँ सर जो पिछली बार थोड़ा कमी रह गई,
जैसे ही बच्चे फ्री हो जाए गेट के बाद, तो क्यों ना इस पे एक बार और इम्पैक्ट डाला जाए, कोशिश की जाए कि हो बिल्कुल जाए। सर मैं तो अभी सर अगर हो जाता है तो सर ये इससे बड़ा क्या होगा। और सर मैं अपना सर एफर्ट मारूंगा सर, मतलब कितने, मतलब जैसे आप साथ देंगे मैं ऐसे हमेशा और भी- available हूँ और सर, भी दिल्ली हमेशा में सर available साथ हूँ। देंगे। और मैं स्टूडेंट लोगों से भी बोल चुका हूँ कि हम जितना हो सकता है उतना ट्राई करेंगे। तो एक सर गुड अटेम्प्ट लेंगे सर, और गुड अटेम्प्ट लेंगे, और सर अगर सर सब लोग सपोर्ट में आ गए ना सर, तो ये चीजें चेंज हो जाएगी। जो भी फीस हाइक वाला जेन्यू जो वाला part हुआ एग्जांपल है, हमारे सामने है सर, हाँ, और सर वो लोग कितने कम दिन में सर चेंज करवा दिए सर। बिल्कुल हो गया। क्योंकि सर अगर गवर्नमेंट जब इस डायरेक्शन में देगी कि बच्चे लोग परेशान हैं, बच्चे लोग प्रॉब्लम में, और सर जेएनयू में जो बच्चे प्रॉब्लम में सर, उससे ज्यादा तो इंजीनियर सर प्रॉब्लम में सर। ज्यादा प्रॉब्लम तो मेरे को है। लगता है कि अगर सब लोग थोड़ा सा इस मुहिम के साथ देंगे सर, तो मेरे को लगता है हम सक्सेसफुल होंगे। तो यही मोटिव रखें सर, सेव बिल्कुल, इंजीनियर बिल्कुल सर। सेव रिसर्च। बिल्कुल सर। तो सेव सर, इंजीनियर सेव रिसर्च का मोटिव होना चाहिए। और आपसे सर बात करने में बहुत मजा भी आएगा। ये जो कन्वर्सेशन था सर बहुत ही हाँ, अच्छा था सर। और भी सर Thank you, sir, कुछ thank you, और भी सर कुछ अगर कुछ पॉइंट्स पे बात लगेगा तो अपन बात जी, करेंगे। बिल्कुल अभी तो सर, आप भिलाई बिल्कुल, में हो, बिल्कुल, तो बिल्कुल, कुछ और भी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे तो और भी अपन बात करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू ऑल।